एक मंथ में $20,000 भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा बिजनेस है, ठीक है। अब इसमें देखें ये तो मैंने आपको सब बता दिया। इसके बाद जो की रीज़न है अमेज़ॉन के सक्सेसफुल होने की वो FBA है, और FBA में थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जिसका सेलर अकाउंट होता है वो थर्ड पार्टी होता है, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे मैंने बताया था कि जो अकाउंट होल्डर्स, क्योंकि ये जो अमेज़ॉन है वो चल ही 3 कैटेगरी से रहा है, जो हमने 3 पिलर्स डिस्कस किए थे कि कस्टमर हैं, सेलर्स हैं और डेवलपर्स हैं। डेवलपर्स तो अमेज़ॉन हो गया। अब कस्टमर वो हैं जो चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं, और सेलर्स जो हैं उसमें वो थर्ड पार्टी के तौर पर एक्ट करते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन जब खुद चीज़ को सेल करेगा या कोई ब्रांड सेल करेगा वो उनकी अपनी लॉयल्टी होगी, लेकिन हम एज अ थर्ड पार्टी किसी और की चीज़ों को वहाँ पर जाकर सेल कर रहे हैं। आप यूँ समझ लें कि एक ब्रांड है कपड़ों का, ड्रेस का, ठीक है। अब वो खुद भी सेल कर रहे हैं, ब्रांड फैक्ट्री से भी सेल हो रहे हैं, और हम खुद भी जाकर कहें कि हम भी आपके कपड़े सेल करना चाहते हैं, हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी इस तरह से होता है कि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे सेल कर रहे होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी इसी तरह से कि अमेज़ॉन की सक्सेस जो है वो FBA की वजह से है, और जो थर्ड पार्टी यानी जो FBA FBM कर रहे हैं उनकी वजह से अमेज़ॉन की सबसे बड़ी सक्सेस। ठीक। अच्छा मैडम, ये जो अमेज़ॉन है जी, जो इसका टोटल बिजनेस है पाई, उसके अंदर अमेज़ॉन का इटसेल्फ अपना कितना शेयर है, मतलब जो अपनी सेल वो कर रहा है वो कितने % है उसकी? वो कुछ प्रोडक्ट्स को सिर्फ सेल करते हैं, वो सबको नहीं करते। उसमें लाइक डिपेंड कर रहा होता है कि अमेज़ॉन किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, या कस्टमर्स किस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या कौन सा ऐसा ब्रांड है जो किसी और को ब्रांड अप्रूवल नहीं देता अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, तो वो अमेज़ॉन को अलाउ करता है। ये हम देख सकते हैं कि अमेज़ॉन इटसेल्फ किन किन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, ये हम जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, जो कीपा सॉफ्टवेयर है ना उसमें हमें पता चलता है कितने लोग FBA कर रहे हैं, कितने लोग FBM कर रहे हैं, अमेज़ॉन उसमें है या नहीं है, जो ब्रांड जिससे हमने चीज़ लेने का सोचा हुआ है वो ब्रांड खुद तो नहीं सेल कर रहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर ने हमें बताया। ओके। वो सॉफ्टवेयर इतना एफिशिएंट है कि आपको 90 डेज से लेकर 1 दिन की हिस्ट्री भी बता देगा, और चाहे आप 10 साल की हिस्ट्री भी निकाल लें वो भी उस प्रोडक्ट की बता देगा। ठीक है। ठीक है, जब से वो प्रोडक्ट इस अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे सेल होना स्टार्ट किए तब से आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट। अगर एक चीज़ अमेज़ॉन बेच रहा है तो अमेज़ॉन ने रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई वो मैं नहीं बेच सकता? नहीं, लेकिन उसमें हमें नुकसान है ना, क्योंकि बाय बॉक्स रोटेट करना होता है। बाय बॉक्स का मतलब ये होता है एक चीज़ 10 लोग सेल कर रहे हैं, उसमें अमेज़ॉन भी है। अब बाय बॉक्स का मतलब ये है कि जब कोई कस्टमर उस चीज़ के ऊपर पहुंचेगा ना, तो वो देखेगा कि जब लाइक वो ऐड टू कार्ट करेगा तो सबसे पहले अमेज़ॉन का ऑप्शन आएगा, अमेज़ॉन कहेगा मैं ही बेचूंगा इसे और कोई ना बेचे। देखिए अमेज़ॉन की प्राइसेस में हमारी प्राइसेस में डिफरेंस हो सकता है। फॉर Difference- एग्जांपल अमेज़ॉन इस मोबाइल को 40,000 में बेच रहा है, मैं एग्जांपल पाकिस्तानी ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी 35,000 कर देता हूँ, वही चीज़ है, वही सब कुछ है। तो अब जो एंड बायर है उसकी प्रेफरेंस इस वक्त 40,000 अमेज़ॉन होगी या 35,000 मैं होगा? वो आपके रिव्यूज देखेगा कि आपकी चीज़ें कितनी अच्छी पहुंची हुई है दूसरों तक, वो फिर डिसाइड करेगा कि उसने अमेज़ॉन को प्रेफर करना ही आपको। ठीक है। ठीक है, और उसमें कंपेटिटर्स को हमेशा कस्टमर देखता होता है, लेकिन बाय बॉक्स अगर कोई इतना फेमिलियर नहीं है, कोई कस्टमर जिसको नहीं पता कि भाई कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह से होनी है, तो उसे तो बस ये पता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, इसकी प्राइस ये शो हो रही है, उसे ये नहीं पता कि और कंपेटिटर्स भी हैं, उनकी प्राइस चेंज भी हो सकती है। तो वो डायरेक्ट ऐड टू कार्ट जब करेगा ना तो डायरेक्ट अमेज़ॉन का नाम आएगा उसके ऊपर, क्योंकि अमेज़ॉन अपने आप को प्रेफरेंस देगा एज कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स। तो बनती भी है। बिल्कुल, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसी प्रोडक्ट्स पे जाते ही नहीं हैं जो अमेज़ॉन सेल कर रहा है, या दूर दूर तक भी उसमें सेल किया। यस, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चले, कितनी देर में चली जाए? वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी तेज़ी से शिपमेंट उसकी करते हैं। ठीक है, डेज ऑफ डिलीवरी डिपेंड करती है कि आपने पैकेजिंग पर इसका कितना टाइम लगाया, ठीक है, उसके बाद आपने कौन से प्लान्स यूज़ किए उसको शिप करवाने के, इट टोटली डिपेंड्स। जब अमेज़ॉन की सॉफ्टवेयर उसमें वेयर हाउस में आ जाएगी, पहुंचाना हमारा काम है। पहुंचाना, ठीक है, उसमें हम कोई भी तरीका कार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसमें देखें तकरीबन मोर देन हाफ ऑफ द अमेज़ॉन जो है वो 280 बिलियन रेवेन्यू जो है वो फ्यूल कर रहा है सिर्फ थर्ड पार्टी से, जो उसने अलग से चार्जेस डिडक्ट किए हैं उनको छोड़ दें, उसके अलावा जो अमेज़ॉन खुद चीज़ें सेल कर रहा है उसको छोड़ दें,
और जितने वो शिपमेंट की मद में चार्जेस ले रहा है उसको छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ जो अमेजोन थर्ड पार्टी से इन द फॉर्म ऑफ ये जो $39.99 की बात की थी, उससे जो अर्न कर रहा है वो $280 बिलियन का जो रेंट ले रहा है बेसिकली, जो प्रोफेशनल से रेंट ले रहा है वो इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट प्लेस में हमारे जैसे बंदे भी $1000-2000 ऐसे कमा लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मैडम ये डबल शाह तो नहीं है? जिसे वो डबल शाह कहता है मैं आपके पैसे 2 महीने में डबल कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि हम कितनी जो है वो मनी अमेजोन सेलर्स जो है वो मेक कर सकते हैं, कितनी कमा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी थी कि मैंने तो स्टार्ट किया था 50-60 थाउजेंड से और फिर वो मूव करता करता जो है वो अब तकरीबन लैक्स में चला गया है। तो उसमें वो इतना यानी कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, यानी कि जितनी आप अपने टाइम को वहाँ पर कंज्यूम करेंगे उतनी अर्निंग आपकी आना स्टार्ट हो जाएगी। जो स्टार्ट लेना है ना बेसिकली, उसको स्टार्ट लेने से पहले आपकी स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जब एक दफ़ा क्लाइंट आपके पास आ जाए तो हर दफ़ा वो आपके पास आए। जब आप काम उसको 50-50 करके देंगे ना, उसके बाद वो क्लाइंट दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि क्लाइंट को सर्च करने से पहले अपनी स्किल को फुली उसके ऊपर ग्रिप करें, ताकि एक दफ़ा जब क्लाइंट आ जाए आपके पास तो वो परमानेंट आपसे ही काम करवाना चाहे। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि परमानेंट एक ही बीए के साथ चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे अकाउंट को, हमारे माइंडसेट को, हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल को यही बंदा मीट कर सकता है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपको परमानेंट भी मिल जाते हैं। आप तो मैम पाकिस्तान में काम कर रही हैं या किसी और? मैं यूएस मार्केट। यूएस मार्केट। तो आप लोग मतलब किस तरह से यहाँ से जुड़वाती हैं, कोरियर सर्विस के थ्रू या किसी कंपनी? असल में हम लोग जो है वो बाहर के ब्रांड्स को ही अप्रोच करते हैं और फिर ब्रांड्स खुद से भी ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पर भिजवाना है। तो हम उस ब्रांड को बेसिकली वो एड्रेस दे देते हैं अमेजोन वेयर हाउस का, या जहाँ पर भी वेयर हाउस का एड्रेस होगा हम उस ब्रांड को वो एड्रेस जो है वो देंगे और वो वहाँ पर शिपमेंट करवाएगा। वही सारे प्लान हमें देगा कि फ़लाँ इतने डब्बे, हर डब्बे के अंदर इतने डब्बे होंगे और हर एक डब्बे में कितनी प्रोडक्ट्स को हमने रैप अप किया, वो सारा प्लान ब्रांड हमें देगा, ठीक है। और फिर हम वो सारी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली होगी वो अकाउंट में अमेजोन पर जाकर हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। फिर अमेजोन जब वो चीज़ रिसीव करेगा तो वो टैली करेगा कि क्या, फॉर एग्जांपल 12x12 का एक बॉक्स था, उसके अंदर 4x4 के 4 बॉक्स हैं, ठीक है। तो वो फिर आपको टैली करके बताएगा भी कि मेरे पास जो बॉक्स आए हैं ना वो वाकई इसी मेजरमेंट के थे, इतने ही बॉक्स थे, इतनी ही प्रोडक्ट्स थे। वो बाकायदा आपके अकाउंट पर रिसीविंग के बाद आपको बताएगा कि क्या जो आपने शिपमेंट प्लान दिया था उसी के मुताबिक चीज़ें सोर्स हुई है या नहीं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमेजोन ने भी ली हुई है। अगर अमेजोन एक प्रोडक्ट आपकी सेल में कर रहा है जी जी, तो उसके लिए जो पैकिंग होगी वो अमेजोन अपनी करेगा, डिपेंड सेपरेट डालेगा हाँ या सेपरेट डालेगा, सेपरेट मतलब डालेगा। उसमें ना 0.99 डिपेंड करता है, के उसमें ना डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग अमेजोन से भी करवा लेते हैं और बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, पहले प्राइवेट वेयर हाउस में चीज़ भेजते हैं, वहाँ से भेजने के बाद लोकल कंपनी से पैकिंग करवाते हैं पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट पैकिंग करवाते हैं और फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। इससे उनका पैकिंग का जो खर्चा है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अमेजोन से करवाते हैं तो अमेजोन की जो पैकिंग होती है ना बहुत ज़्यादा वो मतलब अप टू द मार्क होती है और चीज़ों को बड़ा उसने सेफली चीज़ों को क्योंकि डिलीवर करना होता है। मैडम यहाँ अपनी इनपुट ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि आप अपने मेरी फील्ड की बात कर दी है। पैकेजिंग आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पैकेजिंग की कॉस्ट बहुत वेरी करती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डैट इज़ स्टैकिंग, एक दूसरे के ऊपर चीज़ का, ठीक है ना। अच्छा, अब क्योंकि अगर अच्छी पैकिंग होती है तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 15 तक की स्टैकिंग कर ले, 15 डब्बे ऊपर रख ले, हाँ, ठीक है ना। वेट पर डिपेंड कर रहा है। अगर उसी चीज़ की आप पैकिंग, मैं कहता हूँ मुझे 10% आप लो बजट से करवा लें तो वो आपकी 15 को बियर नहीं कर सकेगा। अब मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जब आपने एक चीज़ सस्ती पैक करवा के अमेजोन पे भिजवा दी, अमेजोन ने फुल टाइम भी उसको चेक कर लिया, ओके है। अब अमेजोन ने जब उसकी स्टैकिंग की वो डब्बा तो लो ग्रेड था, ठीक है ना, वो डैमेज हो गया। अब इस केस के अंदर अमेजोन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा या उस बंदे पर डालेगा? उस बंदे की होगी क्योंकि उसने अमेजोन से पैकिंग
नहीं करते। तो फिर देखिए वो सारी कसर तो आप पूरी कर ली अमेजोन ने। अमेजोन इज वेरी स्मार्ट। मैं आपको बताती हूँ इसमें भी कि ना ज़्यादातर लोग ऐसी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं जो बहुत लाइट वेट होती है और जिनका ब्रेकेज का और डैमेज का कोई ठीक खतरा है। नहीं होता, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें नहीं लोग सेल करते क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा मनी बैक के हमें वो पड़ते हैं, कंप्लेंट्स आने के चांसेस होते हैं। फिर उसके अलावा बहुत हैवी चीज़ें नहीं करते और ऐसी चीज़ें नहीं करते जो बल्क में हो, जो बल्कि हो, चाहे वो एक स्टफ टॉय क्यों ना हो काफ़ी बड़ा सारा, वो भी लोग नहीं सेल करते क्योंकि उसमें वेट जितना ज़्यादा होता जाएगा या जितना चीज़ का साइज़ बड़ा होता जाएगा ना उतनी आपको कॉस्ट इंक्रीज होती है। एग्रीड। तो लोग ज़्यादातर जो है वो छोटी चीज़ों को, लाइट वेट को, अनब्रेकेबल चीज़ों को जो है वो सेल करते हैं। ठीक हो, मैं ठीक है, समझ तो वो गया। सारी आपको बताएंगे कि विच प्रोडक्ट्स आर रिकमेंडेड एंड विच वन आर नॉट रिकमेंडेड। एग्रीड। ठीक है। अब इसमें मंथली इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें अमेज़ॉन जितने भी सेलर्स हैं वो सबसे पहले तो उनकी इनकम में बिल्कुल फ्रीडम है कि वो जिस मर्जी वर्किंग आवर में काम करें और अपनी ईज़ के मुताबिक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, अपने अकाउंट्स को देखें। ज़्यादातर जो अगर FBM कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा रात के टाइम एक्टिव रहना पड़ता है कि भाई तकरीबन 9-10 बजे के बाद ज़्यादा ऑर्डर प्लेस होते हैं और तकरीबन हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो 3 से 4 बजे तक इसका ड्यूरेशन होता है रात में अगर FBM कर रहे हैं। FBM में तो ऑब्वियसली आपकी सरदर्दी नहीं है, लेकिन रात में ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिलते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्योंकि आपने बाहर के लोगों को काम ज़्यादा करके देना होता है, ठीक है। और वहाँ पर और यहाँ के टाइमिंग में बहुत डिफरेंस है। तो हमारा जो रात को 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक का टाइम है ना, इसमें ही क्लाइंट्स ने आपको अप्रोच करना है। अब जब क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा, लेट्स से आप वर्चुअल असिस्टेंट है, आपने अपनी सर्विसेज ऑफर की है, एक क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, वो आपसे कांटेक्ट करता है। अब उसके वहाँ तो दिन है, हमारे यहाँ रात है, हम अगर सो रहे होंगे, क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया, अब वो इंतज़ार तो नहीं करेगा कि भाई हाँ 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे अगले दिन हम रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट कहेगा कि इसने तो मुझे काम भी ऐसे ही करके देगा। तो इसके लिए आपको बड़ा एक्टिव होना पड़ता है इन टाइम ड्यूरेशन कि जब भी कोई क्लाइंट आपके साथ जो है वो अप्रोच करे, आप फौरी तौर पर उसके साथ जो है इन कॉन्टेक्ट हों ताकि उसको पता चले कि ये बड़ा एफिशिएंट किस्म का एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिसको मैं हायर करने जा रहा हूँ। तो वहीं से आपकी एबिलिटीज़ जो है उसको शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली बहुत सारे इसके अंदर हैं तरीक़ाकार हैं, हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, डूज एंड डॉन्ट्स दोनों चीज़ें जो हैं वो डॉन्ट्स जो हैं वो बताएंगे। अब इसमें देखें कि सबसे पहली बात कि अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं तो हमारा भी बॉस कोई नहीं है। हमने एक चीज़ तलाश की, वो हमारी अपनी एसेट है, ऐसे है ना, प्रोडक्ट एक हंड की प्रॉफिट वाली हमारा एसेट है, चाहे हम उसे $10 में बेचें चाहे $50 में बेचें, ऐसे ही होता है ना। एक चीज़ आपकी अपनी साथी है, एक लैपटॉप है मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसे सेल करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे 30,000 40,000 से कम नहीं दूँगी किसी को, ठीक है। कोई कस्टमर आएगा वो कहेगा कि मुझे जी दे दो, आप 10,000 में दे दो, कोई कहेगा 15 में दे दो। अब आपकी बार्गेनिंग है ना, आपने कैसे डील करना है। मैं उसे बताऊंगी कि इसके ये फीचर हैं, ये इतना यूज़ हुआ है, इसकी पॉजिटिव चीज़ें ये हैं, ये एक हैंड में यूज़ हुआ है, इस तरह करके मैं उसको कायल करने की कोशिश करूँगी। तो सेम इज़ विद द वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज कि आपकी प्रोडक्ट है, आपने सर्च की है, आपने उसका रेट फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल कि मैं $50 में सेल कर दिया। आएंगे आपके पास क्लाइंट आएंगे, वो कहेंगे आप मुझे ये $20 में दे दो, 30 में दे दो। फिर आपने उसकी इम्पोर्टेंस को खुद से कम्युनिकेशन के ज़रिए से जो है वो कायल करना है, कन्विंस करना है कि जो मेरे पास चीज़ है ना वो किसी और के पास क्यों नहीं हो सकती, क्या रीज़न है, कौन सी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। जब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे, हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, असाइनमेंट जो हम आपको देंगे सर्चिंग के लिए वो आप हमें करके ला के देंगे, फिर हम आपको वहाँ पर गाइड करेंगे कि क्या चीज़ें आपकी जो बनाई हुई या आपकी सर्च की हुई जो चीज़ें हैं उसको वर्दी बनाती है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी चीज़ों को दूसरों से अलग दिखाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं बाय यूजिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब एवरेज मंथली अगर हम देखें सेल्स, तो ज़्यादातर जो अमेज़ॉन के सेलर्स हैं ना, जिनके अकाउंट्स होते हैं, वो अगर बिल्कुल न्यू है ना, बिल्कुल न्यू, अभी उसने कोई इतने अच्छे रिव्यूज़ भी नहीं आ रहे और कोई इस तरह से नहीं है, तो वो भी कम से कम $1,000 पर मंथ कमाते हैं प्रॉफिट के तौर पर।
ठीक है 40 प्रोडक्ट्स सेल करके 40 प्रोडक्ट्स की इसमें बात नहीं, इसमें प्रोफेशनल ठीक है। उसमें जो उसमें तो आप समझिए कि बस सिर्फ आपका कॉस्ट ही पूरी हो रही होती है, मतलब आप सिर्फ रिव्यूज़ को गेट करने के लिए कोई अपने काम कर रहे हो। इंडिविजुअल $1,000 का हम करते हैं, मतलब इसमें आ रहे हैं तो हमें कितने उसके लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इन्वेस्ट आपकी डिपेंड करते हैं कि तकरीबन जो होलसेल FBA है ना, वो आपका स्टार्ट होता है तकरीबन 3,000 से $5,000 की। ठीक है, तो 3,000 अगर डॉलर की आप चीज़ें बेचोगे तो उसमें से $1,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तकरीबन जो सुपर सेलर्स होते हैं वो $250,000 पर मंथ जो है वो उसमें अर्न कर सकते हैं। और अगर हम इसकी वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का पोटेंशियल है, अर्निंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वो कम से कम आपका $500 से $700 के दरमियान में आएगा। $500 से $700 सिर्फ अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग, और कोई काम नहीं कर रहे आप, कोई सर्विस नहीं दे रहे, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का अर्निंग पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट लिस्टिंग, सोर्सिंग, इन सारी चीज़ों को ऐड करें तो एक वर्चुअल असिस्टेंट कम से कम $3,000 पर मंथ कमा सकते। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग। ठीक है, बेस्ट टाइम जो आपने बताया वो है Best time। हमको जितना भी टाइम जी, उसमें आप मॉर्निंग में ये कर सकते हो कि अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो, रात में आप अपने क्लाइंट्स को ढूंढो। ठीक है, मैं यही हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि रात में क्लाइंट्स ढूंढो, साथ साथ काम करो अपना, ताकि जो है आपका डबल टाइम भी किल ना हो। जैसे ही कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करे तो आप उसको फौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो, और आप अपना काम जो पहली असाइनमेंट्स होती है उसको भी कंप्लीट कर रहे हो साथ। तो ये सारा मैडम अगर किसी बायर ने हमसे जाके कोई चीज़ अमेजोन के ऊपर बाई की, ठीक है, तो हमें उसी वक्त पता चल जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड स्टार्ट हो गई, उसने हमसे बाई कर जी ली। बिल्कुल फ़ौरन पता चलेगा। अच्छा, और व्यूज़ आते हैं हमें हर प्रोडक्ट के ऊपर कि कितने लोगों ने हमारी प्रोडक्ट्स को देखा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो क्या इसके अंदर वो हमसे नेगोशिएशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट? इसमें इस तरह से नहीं है, जितना डिस्काउंट्स जो है वो आप खुद से ऑफर कर सकते हैं, कोई आपको नहीं कह सकता कि हमें इस प्राइस पे नहीं, वो मैं किस सूरत में ऑफर करूँगा? अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस ग्लास की मैंने लगा दी होगी $3 का है, अब वो उसके पास ऑप्शन है कि यहाँ इसको बाय करें या ना करें, जी ठीक है ना, लेकिन वो अगर मेरे से ये चाहे कि मुझे 2.8 का ये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर क्या? असल में डिपेंड कर रहा होता है कि कंपेटिटर्स कितने और कितनी लो प्राइस तक जा सकते हैं, तो उसमें हर बंदे ने अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है। ज़्यादातर जो कंपेटिटर्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर ही प्राइस को मेंटेन रखते हैं, ताकि जो है वो ऐसा ना हो, क्योंकि अगर कोई बहुत लो करेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो वो चाहे 10 चीज़ें सेल करके उसे उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वो ज़्यादातर जो है लोग इसी तरह से करते हैं, जितनी कंपेटिटर्स की प्राइस होती है उतनी ही प्राइस रखनी पड़ती है आपको भी। आप उससे ज़्यादा रखेंगे तो बाय बॉक्स आपके पास आएगा ही नहीं, और अगर आप उससे कम रखेंगे तो तब भी लोग सोचेंगे कि ये सारे लोग इतनी प्राइस दे रहे हैं, इसकी कम क्यों है, हो सकता है इसकी चीज़ में कोई खराबी हो। ठीक है, तो बहुत कम भी प्राइस हम नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते। कंपेटिटर्स आपस में मतलब आप कह सकते हो 19-20 का फ़र्क कर सकते कि भाई पॉइंट सेंट्स में कोई चेंजिंग हो गई या इवन $1 की कोई चेंज हो गई, तो इतनी वेरिएशन हो सकती है। ये जो कंपेटिटर्स का डाटा होता है ये भी हमें एक वक्त सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलेगा, जी। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट अगर तकरीबन जो हम जिस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, फिर वही बात की रिकमेंडेशन वाली प्रोडक्ट्स में हम जब बात करेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा कि रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिसकी कम से कम 10 कंपेटिटर्स, 10 से ज़्यादा ना हो, 10 से ज़्यादा ना हो और 5 से कम ना हो, ऐसी प्रोडक्ट्स को हम हमेशा ऑप्ट करते हैं। ठीक है, हम ऐसी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं जिसमें कंपेटिटर्स 10 से ज़्यादा ना हो। 10 से ज़्यादा वैसे अक्सर केसेस में हम उस पर चांस ले सकते हैं, लेकिन जिसके 5 से कम होंगे ना वो तो बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं लेनी है, क्योंकि कम लोग सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है वो इन डिमांड है ही नहीं प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिसके सेलर ज़्यादा होंगे दैट विल शोज दैट कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा जब होंगे तो उसमें भी फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमें फिर बहुत कंपटीशन को मीट
करना पड़ेगा। लोग देखेंगे कि फला कंपेटिटर है, एक बंदा ऐसा है जिसके रिव्यूज़ बहुत ही हाई हैं और एक बंदा ऐसा है जिसके रिव्यूज़ बहुत कम है, तो वो हाई वाले से ही परचेज करेंगे क्योंकि उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। ऐसे ही है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर जब हम प्रोडक्ट्स की वो स्टार्ट करेंगे सर्चिंग हंटिंग, तो उसमें फिर सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि विच प्रोडक्ट्स आर रिकमेंडेड एंड विच वन आर नॉट। ओके, ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इसका। और मैडम आपकी टूल्स की नहीं वो बनी हुई थी स्लाइड, वो दिखाती है टूल्स टूल्स की साइड आपको स्लाइड स्लाइड असल में मास्क की वजह से आधी बात जाती है आधी दिख रह जाती है। अच्छा, स्लाइड अभी कल की क्लास में अगर आप कहें तो मैं आपको शो कर देती हूँ। उसमें मैं आपको वैसे बता देती हूँ, कीपा होता है, हीलियम 10 होता है, AMG एनालाइजर, जंगल स्काउट, ठीक है, और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं लेकिन वो रेयर यूज होते हैं। ज़्यादा जो मेजर हैं वो मैंने आपको बता दी, कीपा, हीलियम 10, उसके बाद AMG एनालाइजर, FBA कैलकुलेटर, मैं बताना भूल गई, FBA कैलकुलेटर, और इसके साथ साथ जो है वो जंगल स्काउट। ठीक है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से कीपा इज द बैकबोन ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर। सारे टूल्स की बैकबोन है क्योंकि सारा डाटा उसी ने आपको बताना है। और फिर अगर आप उसके डाटा में से कोई मतलब आप कह सकते हो कि लिस्टिंग कोई और करना चाहें, कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो फिर आप दूसरे टूल्स की तरफ जाओ। तो बेसिकली होलसेल FBA का जो बादशाह है ना, मैं तो कहती हूँ वो टूल्स जो है ना उसमें से कीपा है। ठीक है, जिसको कीपा आता है ना वो बंदा होलसेल FBA में मार नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा मैडम, दूसरा ये कि जो बहुत हमने सुना है रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ ये मेंटोर, इससे इस कैटेगरी के अंदर अमेजोन की फील्ड के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो कौन है, वो क्या चीज़ है, क्या क्या कोई जो इंस्टीट्यूशन है? मेंटोर है बेसिकली उसकी डेफिनेशन आप इस तरह से कह सकते हो कि जहाँ पर आप स्टक हो जाओगे ना काम करते, ठीक है, वो बंदा आपको वहाँ पर हाथ पकड़ के आगे ले जाएगा। यानी कैसे फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं कि अब आप किसी का काम कर रहे हैं, जी जी, ठीक है, अब उस काम को करते हुए आपको कहीं पर डिफिकल्टी आई, आपको नहीं समझ आ रही कि विच वन प्रोडक्ट इज बेस्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग की ही बात करते हैं तो आप सर्च कर रहे हो प्रॉफिट वाली कौन सी है, ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल 50 की लिस्ट बनाई, तो मेंटोर के साथ आप अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्कस करें तो वो आपको बताएगा कि क्या ये प्रोडक्ट्स जो आपने सर्च की हैं दे आर गुड और नॉट। और ये जो मेंटोर्स हैं ये कहाँ मिलते हैं, मतलब क्या इनकी भी साइट्स बनी हुई हैं, क्या इनकी भी रैंकिंग है, क्या है ये? इनकी सर्विसेज को आपको बाय करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर एक मैं मेंटोर चाह रहा जी। हूँ, तो अब मुझे कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा, उसमें यही है कि अब जैसे आप मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जी जी, ठीक है, अब मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं आपके लिए मेंटोर के तौर पर काम कर सकती हूँ, ओके, ठीक है। अब आप जो हैं, हम तो ये चीज़ वैसे ही ऑफर कर रहे हैं ना क्योंकि हमने तो ये लॉन्च किया है अभी न्यूली कोर्स, और आपको पता है कि जिनका नाम आपने लिया था हम भी उन्हीं से पढ़ के आए हैं, समझ Okay. लें। तो हमने भी आप लोग तो शायद हज़ारों में पैसे देंगे, हमने लाखों में देकर सीखा है, ठीक है, ठीक है। तो मेंटोर्स बेसिकली उनका काम यही होता है कि जब आप इंटर्नशिप कर चुके होते हैं, पे रोल की तरफ चले जाते हैं, तो पे रोल में जब आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप अपने मेंटोर से गाइडलाइंस लें, ठीक है, बस। इसके अलावा कोई नहीं है, इसका हमारे जैसे लोग ही वहाँ पर मेंटोर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, ओके, और वहाँ पर सिर्फ ये समझ लें कि एक इन्वायरमेंट है इस तरह का कि वहाँ पर मेंटोर्स आर अवेलेबल एंड यू कैन गो देयर, यू कैन डिस्कस ऑल क्यूरीज विद। ओके, ओके, बस एक यानी कि एक सोल्यूशन प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, यानी कि जहाँ पे आप स्टक करेंगे वो आपको गाइड करके ऊपर ले, ताकि निकलता रहे इंसान। बिल्कुल, ओके, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ों का जो ओवरव्यू है, एक गाइडलाइन है, जो एक रोड मैप है, वो आपको शायद क्लियर मैं मैडम जितना अच्छा आज लग रहा है इतना अच्छा ही आगे होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये कोई मैंने बहुत, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतने 6-10 घंटे की प्रिपरेशन के बाद आई हूँ। मैंने जस्ट ये स्लाइड्स आपके सामने ये पहले की बनी हुई हैं और काम है जो हम कर रहे हैं और वही काम आप तक कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो हमने नहीं सोचा कि हमने जाके क्या बताना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये है कि कोर्स को किस तरह से प्लान किया, डिजाइन किया। बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी की हुई हैं कि कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिनको हमने फॉलो करना है और क्या स्टेप नंबर 1 होगा, क्या स्टेप नंबर 2 होगा, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री प्लान है। ठीक, अच्छा एक दूसरी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात की मुझे 3 साल हो गए टीचिंग करते हुए, जी। अब आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ होगी